हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 है। यहां पर हम लोग खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग लोहे के औजार और खेती के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोहे का प्रयोग आज के समय में एक आम बात है। लोहे की वस्तुएं हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हालांकि नवीनतम कुछ खोजें हुई हैं, नवीनतम कुछ उत्खनन हुए हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में उत्खनन हुए हैं। उनसे ऐसी बात सामने निकल कर आई है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 4000 से 4200 साल पहले स्टार्ट हुआ था। लेकिन नवीनतम जानकारी अभी आपकी किताबों में अपडेट नहीं की गई है, तो आपको मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी के तौर पे बता दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे के प्रयोग का इतिहास है काफ़ी पुराना है। लगभग ये 4000 से लेकर 4200 साल पुराना है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। देखिए, महापाषाण कब्रों का पीरियड भी लगभग आज से 3000 साल पहले का है। इसके अलावा जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल का प्रमाण करीब 2500 वर्ष पहले मिलता है। यानी जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और हलों के फाल का जो प्रमाण है ये भी करीब हमें महाजनपद काल के करीब मिलता है। जब देखिए कुल्हाड़ियाँ लोहे की और हल के फाल लोहे के बनने लगे हैं, उससे क्या हुआ है, उत्पादन बढ़ गया है। क्योंकि कुल्हाड़ियों की मदद से जो जंगल वगैरह है उनको साफ करना आसान हो गया है। और जब हल के फाल जब लोहे के बने हैं तो कठोर से कठोर भूमि को जोत पाना आसान हो पाया है, जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अब जब उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है तो उस समय सिंचाई के साधन भी यहाँ पे प्रचलन में आए हैं। तो सिंचाई की बात करें तो इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय इस समय बनाए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि गांव में कौन रहते थे उस समय। उपमहाद्वीप के जो गांव थे उन गांव में कौन लोग रहते थे उनके बारे में बात की गई है। देखिए, उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो सबसे पहले बात की गई है दक्षिण भारत की। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास जो हैं इन्हें कडेसियार और अदमई कहलाते थे। यानी भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहते हैं और दास को अदमई बोलते थे। वहीं देश के उत्तरी हिस्से की बात करें तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो है ये ग्राम भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजक का जो पद है ये आनुवंशिक होता था। यानी अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। देखिए, गांव जो ग्राम भोजक का पद है, ग्राम भोजक के पद पर यहाँ पर सबसे बड़ा जो भूस्वामी गांव का होता था उसको ग्राम भोजक बनाया जाता था। तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, तो साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। क्योंकि ये जो ग्राम भोजक है, ग्राम भोजक काफी ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, तो काफी ज्यादा प्रभावशाली होने की वजह से प्राय राजा वगैरह भी कर वसूलने का काम या फिर न्यायाधीश या फिर कभी कभी पुलिस का काम इसे सौंप देते थे। तो ग्राम भोजक कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। इसके अलावा ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो गृहपति में ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त दास और कर्मकार वर्ग भी था जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे, दूसरों की जमीन पर काम करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब देखिए, यहां पर इस काल में हमें प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में जहां जिक्र किया गया है, तो देखिए तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं इनको संगम साहित्य कहा जाता है। और इनकी रचना जो है आज से करीब लगभग 2300 साल पहले हुई थी। संगम इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है, इसी वजह से इसे संगम साहित्य कहा जाता है। अब देखिए, जातक कथाओं के बारे में हमने पढ़ा है। जातक कथाओं का संकलन जो है बौद्ध भिक्षुओं ने किया है और जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहां पर है नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। यानी उस समय के जो नगर हैं उनके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है कि उस समय के नगर कैसे थे, नगरों में रहने वाले लोग कैसे रहा करते थे। तो हमें उस समय के नगरों के बारे में जो कुछ भी प्रमाण मिले हैं वो उत्खनन के जरिए मिले हैं। उत्खनन के जरिए उनके द्वारा जो छोड़ी हुई वस्तुएं हैं उनके अवशेषों से मैंने उनकी जीवन शैली का आकलन लगाया है कि वो लोग कैसे रहते थे, किस किस तरह से उनके घर बनाए गए थे, घरों में उनकी जल निकास पद्धति कैसी थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, वलय के आकार के कूप हैं, तो इन्हें वलय कूप कहते हैं। ये वलय कूप गुसल खाने यानी बाथरूम, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे और प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। देखिए, ये प्राचीन वलय कूप है जो कि दिल्ली से प्राप्त हुआ है। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं,
क्योंकि संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। इसी वजह से ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए हैं, इसी वजह से इनके अवशेष हमें नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ पर जो नाविक घूमने आए हैं या फिर यात्रियों के जो विवरण हैं, इनके जरिए हमें प्राचीन शहरों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर बेरीगाजा पत्तन की बात की गई है। देखिए, बेरीगाजा जो है ये गुजरात के भरूच का यूनानी नाम है और भरूच जो है गुजरात का एक पत्तन है। तो बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले जो जहाज हैं या नाव वगैरह हैं, इनको चला पाना मुश्किल होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैप पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेरीगाजा पत्तन है। वर्तमान में इसे भरूच पत्तन या बड़ौत पत्तन के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में खंभात की खाड़ी के किनारे पड़ता है। बेरीगाजा में जो है यहाँ पर इतनी सकरी खाड़ी है कि यहाँ पर उस समय राजा के जो कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे हैं वही यहाँ पर जहाज ला पाते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। वहीं यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार भी लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े इसमें शामिल थे। ये सब उपहार के रूप में राजा के लिए लाए जाते थे। अब देखिए, यहाँ पर आहत सिक्कों के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, आहत सिक्के हैं। तो आहत सिक्के जो हैं किसी से पंच करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ बताया गया कि चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने की वजह से इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। और पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने जो आहत सिक्के थे वो करीब 500 साल चले हैं। यानी कि हमारे यहाँ भारत में अगर बात करें तो भारत में आहत सिक्कों का चलन आज से 2500 साल पहले था और लगभग आज से 2500 साल पहले से लेकर उस समय से लेकर 500 साल तक ये आहत सिक्के चलते रहे हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों में आहत सिक्के काउंट किए जाते हैं, यानी भारत के ये प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मथुरा नगर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मथुरा जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यहाँ से एक रास्ता जो है उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा था, यानी एक रास्ता उत्तर पश्चिम साइड से लेकर पूर्व की ओर मथुरा होते हुए जा रहा था, और वहीं दूसरा रास्ता जो है उत्तर से दक्षिण की ओर मथुरा होते हुए जा रहा था। तो ये दोनों रास्तों के बीच में पड़ता था। इसी वजह से प्राचीन भारत में मथुरा जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, जिसमें कि अनेक मंदिर थे। यहाँ के आसपास के किसान और पशुपालक जो हैं ये मथुरा शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यानी किसी समय मथुरा जो मूर्ति कला का केंद्र माना जाता था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके अलावा मथुरा की बात करें तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर और यह एक कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, आज भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। प्रस्तर का मतलब पलस्तर के जो लेप चढ़ाए हुए जो प्रस्तर खंड हैं उन पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि जो मथुरा के अभिलेख हैं वो संक्षिप्त अभिलेख हैं, जिनमें स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा जो मठों या मंदिरों को जो दान दिए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे, तो उनका जिक्र यहाँ पर मिलता है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हम लोग इस समय के शिल्प और शिल्पकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिनमें मिट्टी के बहुत ही पतले, प्राय काले रंग के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया है उत्तरी काले चमकीले पात्र। इसके अलावा कुछ शिल्प ऐसे भी हैं जिनके अवशेष तो नहीं बचे हैं, लेकिन जिनके बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैसे कपड़ा उत्पादन की बात करें तो कपड़ा उत्पादन के मामले में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र रहे हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। देखिए, इस समय अनेक शिल्पकार और व्यापारी जो हैं अपने अपने संघ बनाने लगे थे, संगठन बनाने लगे थे, और इन संगठनों को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। जबकि जो व्यापारियों की श्रेणियां थी, इनका काम क्या था? व्यापार का संचालन करना था। इसके अलावा श्रेणियां जो थी, श्रेणियां इस समय की बैंकों के रूप में भी काम करती थी, यानी जहां पर लोग अपना धन जमा कर सकते थे और निकाल भी सकते थे। जहां लाभ के उद्देश्य से लोग पैसे जमा करते थे और बाद में उन्हें रिटर्न भी मिलता था। इसके बाद अरिकामेडु पत्तन की बात की गई है, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी में पड़ता है। देखिए, मैप पर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये अरिकामेडु पत्तन रहा, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं।
इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। यहाँ एरेटाइन, देखिए एरेटाइन जो है इटली का एक शहर है और उसी के नाम पर इस पात्र का नाम पड़ गया है। तो यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं। तो अरिकामेडू पत्तन के बारे में यहाँ पर जानकारी इस तरह से दी गई है। अब देखिए अन्यत्र में फिर रोम के बारे में बताया गया है। देखिए रोम जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक रहे हैं ऑगस्टस। तो ऑगस्टस ने करीब आज से 2000 साल पहले शासन किया था। देखिए पहले रोम जो था ईंटों का बना हुआ था। तो ऑगस्टस के शासनकाल में रोम को जो है संगमरमर से बनवाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े रंगमंडल, इसे एम्फी थिएटर बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए गए हैं, स्नानागार बनवाए गए हैं। तो ये सब काम ऑगस्टस के टाइम में हुए हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत आज से करीब 3000 साल पहले हुई है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, इनका चलन करीब 2500 साल पहले हुआ है। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई है। अरिकामेडू पत्तन कब से कब तक रहा है? करीब 2200 से लेकर 1900 साल पहले ये पत्तन था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं उनके वीडियो भी अवश्य देखिए। तो जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।